हेलो बच्चों, मैं शिखा मैथ की एक और क्लास में आपका वेलकम। लर्न स्मार्ट विद अशोक बकारिया के इस चैनल पे आज हम पढ़ेंगे सेट जो चैप्टर हम कर रहे थे उसकी ही आगे का थोड़ा सा टॉपिक रहता है, उसी को ही हम कंटिन्यू कर रहे हैं। इससे पहले मैंने 3 या 4 वीडियो डाल रखी हैं इसी चैप्टर से रिलेटेड। आप प्लीज़ उसको देखें ताकि आपको आगे का जो समझा रहे हैं वो अच्छे से समझ में आए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम लग रही है या कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ डाउट में रह रहा है, तो आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अगला जो हमारा टॉपिक है। देखिए, अभी तक जो हमने सेट के अंदर जो हमने पढ़ा है, जिसमें हमने रोस्टर फॉर्म सीखी है कि कैसे लिखते हैं, जिसके अंदर हमने ये देखा है कि आपकी सेट बिल्डर फॉर्म कैसे लिखते हैं, आपके इक्वल सेट कौन से होते हैं, फाइनाइट सेट कौन से होते हैं, इनफाइनाइट कौन से होते हैं, और यूनिवर्सल सेट क्या था अभी हमने पिछली जो वीडियो थी उसमें भी देखा था। और साथ ही साथ हमने उसमें पढ़ा था सब सेट से रिलेटेड, सब सेट क्या होते हैं और पावर सेट था। तो ये जो 4 जो भी टॉपिक थे हमने ये अभी पढ़ रखे हैं, और ये जो कि आपके आने वाले पेपरों में आपके बहुत हेल्प में आएंगे। अब आगे देखिए, जो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वेन डायग्राम। तो आपको डायग्राम से पता चल रहा होगा कि ये कोई पिक्चर्स या इसके बारे में बता रहा है। देखिए, जो भी हमने पीछे सेट से रिलेटेड पढ़ा कि अगर हमारा सेट इक्वल है या फिर अनइक्वल है या फाइनाइट है या इनफाइनाइट है, सब सेट है, तो उसकी जो भी रिप्रेजेंटेशन करेंगे हम डायग्राम से करेंगे। इसका मतलब है कि उसको हम बोलेंगे वेन डायग्राम। क्लियर है बच्चों? तो यहाँ से अब हमें ये बताना है कि वेन डायग्राम में हमें ये सीखना है कि वेन डायग्राम में हम हर किसी भी सेट को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। कोई भी जो सेट दे रखा है उसको हम किस तरीके से उसके अंदर रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से देंगे, वो हम इसी के अंडर सीखेंगे। और ये वेन डायग्राम जो है हमारे क्वेश्चंस को काफ़ी ईजी बना देता है। आपको लंबी लंबी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर ये आप अच्छे से समझ गए तो आप इसी के थ्रू आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। तो देखिए, पहला जो हमारे पास में दे रखा है एक एग्जांपल जैसा कि इफ़ यू, वी नो दैट कि यू जो है एक यूनिवर्सल सेट को मेंशन करते हैं, यूनिवर्सल सेट को डिनोट करने में हेल्प किया जाता है। एंड 1 2 3 कहाँ तक है जी? 10 तक है। क्लियर? एक यू हमें यूनिवर्सल सेट दे रखा है, 1 2 3 एंड 10 तक ये चला जा रहा है। क्लियर? इज द यूनिवर्सल सेट ऑफ विच ए, जिसके अंदर एक सब सेट है ए, वो है हमारे पास में 2 4 6 8 एंड 10। क्लियर? ये क्या है? एक सब सेट है। तो हमने पीछे अच्छे से सीख रखा है कि सब सेट जो होता है किसी भी एक बड़े सेट का स्मॉल पार्ट होता है। तो इस केस में यू जो है एक बिग सेट है और हमारे पास में जो ए है वो एक स्मॉल सेट है, मीन्स कि ए इज द सब सेट ऑफ यू। क्लियर बच्चों? अब हम देखेंगे कि इसको वेन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट किया है, वही तो हमें सीखना है। अब हम यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ये एक चीज़ इन्होंने मेंशन की है कि ये जो है यू करके यहाँ पे लिखा है, इट मीन्स कि ये सारा क्या है, हमारा एक यूनिवर्सल सेट है। और इसी यूनिवर्सल सेट के अंदर एक ए हम सेट ले रहे हैं क्योंकि ये इसका सब पार्ट है। क्लियर? अब जैसे कि ये एक यू है हमारे पास में या कुछ भी है, तो इसके अंदर छोटे छोटे बड़े बड़े जो भी चीज़ें हैं तो इसी के सब पार्ट हैं। क्लियर? इसी के सब पार्ट है। इसी तरीके से जो ए जो सेट है वो हमारे यूनिवर्सल सेट का क्या है, एक सब पार्ट है। क्लियर? अब देखेंगे आगे कि इसके अंदर एलिमेंट कौन कौन से किस तरीके से आएंगे। तो अगर हम देखेंगे ये जो एक सेट है तो इसके अंदर 2 आ रहा है। क्लियर? 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 6 आ रहा है, 8 भी आ रहा है और 10 भी आ रहा है। क्लियर? अब पीछे कितने रह रहे हैं? जो कि 1 है, हमारा 3 है, 5 है, 7 है और 9 है। बच्चों समझ में आ रहा है यहाँ पे कि मैं क्या आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि जो यूनिवर्सल सेट है उसके अंदर एक सब सेट है ए। तो जो सब सेट के एलिमेंट है वो मैंने यहाँ पे लिखे हैं, और ये जो यू जो पीछे रह गया यूनिवर्सल सेट है। अगर मैं बात करूँ तो इस तरीके से मैं इसको लिख के बताती हूँ। देखिए, ये आपका यूनिवर्सल सेट है, इसमें 1 to 10 तक आ रहे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। क्लियर? अब जो ए है वो भी इसी का ही पार्ट है, जिसके अंदर क्या क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, ठीक है, 4 भी आ रहा है, ठीक है, 6 आ रहा है,
आपका 8 आ रहा है, तो ये जो है हमारे 10 भी आ रहा है, तो ये इसी के साथ इस तरीके से इन्होंने मेंशन करके लिखे हैं। तो इस चीज़ को हम कहेंगे वेन डायग्राम। वेन डायग्राम क्या है कि किसी भी चीज़ को हम एक डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे कि ए जो है सब सेट है किसी भी यूनिवर्सल सेट का। बच्चों क्लियर हुआ यहाँ तक जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। आगे एक और इन्होंने अच्छा से हमें एग्जाम्पल टाइप कुछ दे रखा है जिसमें फिर से इन्होंने यू लिया है और उसको लिखा है 1 2 3 4 एंड 10 तक। क्लियर। एंड ए कोई सेट दे रखा है 2 4 6 8 एंड 10। ठीक है। और बी एक और सबसेट दे रखा है जो कि है 4,6 एंड ऑल्सो हमें ये भी बताता है कि B इज ऑल्सो सबसेट ऑफ A। अब चलेंगे इसकी रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करेंगे, देखेंगे इसको जरा ध्यान से कि किस तरीके से इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर। तो सबसे पहले हम एक यूनिवर्सल सेट बना लेंगे। बना लिया जी यूनिवर्सल सेट। ठीक है। यूनिवर्सल सेट में क्या है हमारे पास में 1 to 10 तक है। तो पहले तो मैं ए के लिख लेती हूँ। ए के हैं 2 4 6 8 एंड 10। क्लियर। दूसरे तरीके से हमारे पास में 4 एंड 6 भी है लेकिन वो इसी के अंदर आ रहे हैं। ध्यान से इसको समझिएगा कि मैं क्या आपको कहने की कोशिश कर रही हूँ कि ये देखिए ये आपका यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट के अंदर 1 3 मतलब कि दोबारा से मैं इसको करके आपको बताती हूँ। ओके देखिए हमारे पास में u है, ये मैंने ले लिया u। ठीक है। थोड़ा बड़ा ले लिया आपके अच्छे से आपको समझ में आए। u हमारा जा रहा है 1 to 10। ठीक है। 1 क्या आ रहा है u के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 एंड 10। क्लियर। अब हमारे पास में एक ए सबसेट दे रखा है। जो ए के अंदर एलिमेंट है वो कौन कौन से हैं जी 2 4 6 8 एंड 10। क्लियर। और बी ही वहीं पे साथ में, तो बी के अंदर जो एलिमेंट है 4 एंड 6। ठीक है। अब देखिए हर चीज को हम 2 3 3 बार तो नहीं लिख सकते ना। अब इस पूरे सेट के अंदर आपका 2 भी आ रहा है। ठीक है। इधर आ गया है, 4 भी आ गया है, आपका 6 भी आ गया है और आपका 10 भी आ गया है। ठीक है। और ये अगर मैं आगे देखूं तो 4 6 भी जो है वो बी के ही अंदर आ रहा है, तो इसको भी मैं इरेज कर दूंगी। ठीक है। अब मैं इसका सेट की फॉर्म में इसको कैसे बनाऊंगी वो देखिए। जो आपका डायग्राम की फॉर्म में मैं इसको कैसे लिखूंगी। सबसे पहले मैं लिखूंगी यहाँ पे यूनिवर्सल सेट जो कि लिख रखा है U। अब ये आया मेरा A। ठीक है। ये आ गया A जिसके अंदर है 2 4 6 8 एंड 10। क्लियर। और इसी A के अंदर क्या आ रहा है B आ रहा है जिसके अंदर है 4 एंड 6। ठीक है ना। और पीछे जो रह गए वो तो यूनिवर्सल में है ही है, 3 7 है, आपका 5 है एंड 9 है। तो हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि A इज सब सेट ऑफ U एंड B इज सब सेट ऑफ A। तो है ना, ये आपका पूरा का पूरा A है। ये जो मैंने सर्कल लिखा है जिसके अंदर 2 4 6 10 लिखा है, ये पूरा का पूरा आपका क्या है A है। तो ये इसका B है, तो B इसका पार्ट है ना 4 6। तो यही जो चीज़ है वो हम इसको वेन डायग्राम के थ्रू बता रहे हैं कि कौन सा चीज़ किसका सबसेट है। और ये हमें सीखने में भी मतलब कि क्वेश्चंस में भी काफ़ी हेल्प करता है कि जब हम उसका सीधा सीधा डायग्राम को बनाना जानेंगे तो आंसर भी हम ईजिली उसका निकाल पाएंगे। ठीक है। अब आते हैं आपके कुछ ऑपरेशंस आते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है, तो उसको मैं आपको सीधे सीधे डायरेक्टली ही समझाऊंगी कि क्या है। फर्स्ट आता है हमारे पास में ऑपरेशन यूनियन का, यूनियन सेट। अब आपका स्टार्ट जो हो गया है, मेन पार्ट स्टार्ट हो गया है। एंड यूनियन सेट कैसे हम डिनोट करते हैं, यूनियन सेट जो है वो हमेशा 2 सेट के बीच में निकालते हैं। ठीक है। मैं करके बताती हूँ। फॉर द एग्जाम्पल लेट A इज इक्वल टू 2 3 एंड 4 मैंने ले लिया। ठीक है। B कुछ भी ले लीजिए जो भी आपको अच्छा लगता है, 1 6 एंड 5 एंड 2।
क्लियर। ए यूनियन बी रीड कैसे करेंगे, यूनियन सेट कैसे निकालेंगे, ऑलवेज ये दो सेट के बीच में ही निकलेगा। ऐसा नहीं है कि ये जैसे यूनिवर्सल सेट मैंने लिखा था कैपिटल यू में तो वो दो सेट या तीन सेट, ऐसा नहीं है। इसको हम कैसे लिखते हैं, जैसे ए लिखेंगे ए एंड यूनियन बी, ठीक है जी। कैसे लिखेंगे हम, ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी का क्या मीनिंग है कि ए यूनियन बी में जो भी हमारे एलिमेंट्स होंगे सब मिक्स होके एक बड़ा सा सेट बनाएंगे। मीन्स कि पहले जैसे हम एलसीएम लेते हैं, जैसे कि हम एलसीएम लेते हैं, एलसीएम में हमें क्या लेते हैं, सबसे पहले जो कॉमन टर्म होती है उसको लिख लेते हैं और जो रह जाते हैं वो भी हम लिख लेते हैं। तो ये एज ए यूनिवर्सल सेट काम करता है। मेरी बात समझ में आ रही है आपको, ये एज ए क्या करेगा, यूनिवर्सल सेट काम करेगा। तो इसको हम कहते हैं यूनियन सेट, कि दो जो सेट के बीच की कॉमन टर्म है और जो रह जाएगी उसको एक कंबाइंड फॉर्म में जब हम लिखेंगे तो वो बन जाएगा ए यूनियन बी। अब देखिए कॉमन क्या है, यहाँ पे 2 कॉमन है तो मैंने 2 को 1 टाइम लिखना है। अब ए के पास क्या लेफ्ट टर्म रह गई है 3 and 4 और बी के पास में 1, 6, 5 ब्रैकेट क्लोज। तो ये क्या आ गया हमारा ए यूनियन बी, ए यूनियन बी एंड ए यूनियन बी इज ऑल्सो इज इक्वल टू द यूनिवर्सल सेट। कैसे, देखिए अब यूनिवर्सल सेट का हमारे पास में क्या डेफिनेशन रहता है कि जो भी हमारे सब सेट होते हैं, जैसे ए और बी है ये सब सेट है इसके यूनिवर्सल सेट के, तो इसी से वो निकल के आ रहे हैं। जैसे कि अगर मैं लिखूं तो मैं ये लिख सकती हूँ कि ए इज अ सबसेट ऑफ यू मीन्स की यूनिवर्सल सेट एंड बी इज ऑल्सो सबसेट ऑफ यू मीन्स की यूनिवर्सल सेट। तो बच्चों पता चला यूनियन सेट का क्या मीनिंग है कि जो कॉमन टर्म है वो पहले हमने 1 टाइम लिखनी है और जो बच जाएगी वो भी हमने उस सेट के अंदर लिख देनी है, जिससे कि वो बाद में एक ये यूनिवर्सल सेट नहीं है। अगर मैं आपको बोलूं कि हाँ यूनिवर्सल सेट की तरह ही काम करता है बट है ये यूनियन सेट है, ठीक है, कि बिटवीन 2 टर्म्स के बीच में हम उसको निकालते हैं कि इसका और इसका आप यूनियन निकालिए, या अगर हम सिंपल मैं बोलूँ तो एलसीएम निकाल रहे हैं और कुछ ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, ठीक है। एलसीएम मीन्स कि एक कॉमन लिखाते हैं और बाकी के जो रह जाते हैं वो भी हम उसी के अंदर उसको लिख लेते हैं। एक और एग्जाम्पल है, सेकंड में आपको करके बताती हूँ इसी का, यूनियन सेट का ही, ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे यूनियन सेट में, ठीक है। अगर फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन रहती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकती है कि मैम यहाँ पे हमें कुछ समझ में नहीं आया है, या यहाँ पे कोई भी कुछ भी डाउट हो तो बता सकते हैं। सेकंड एग्जाम्पल है हमारे पास में, लेट ए कोई सेट है, एलिमेंट मैंने ले लिए ए ई आई ओ एंड यू, ठीक है, दीज आर द वोवेल्स, ठीक है। अब आते हैं बी में, आता है हमारे पास में ए ई एंड यू। क्लियर बच्चों। अब देखिए यूनियन निकालना, ए यूनियन बी। यूनियन में क्या लेंगे, पहले तो कॉमन जो होगी वो टर्म उठाएंगे, जो रह जाएगी वो भी हम उसी सेट के अंदर लिख देंगे। तो कॉमन आ रही है ए ई यू, अब बची क्या है आई एंड यू, आई एंड ओ, ठीक है। तो ये बन गया ए यूनियन बी। तो इस केस में अगर मैं बात करूं कि ए जो है वो एक यूनिवर्सल सेट की तरह काम कर रहा है, देखिए मैं साथ साथ में आपको ये इस करके बता रही हूँ कि ये यूनिवर्सल सेट है कि आपको पूरे तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अगर कहीं पे भी आप देखोगे तो वो सिर्फ आपको ये बताएगा कि यूनियन सेट है, डायरेक्ट आप रूल लगाए एंड फाइंड आउट करें। मेरा मतलब ये है कि मैं साथ साथ में आपको इस वजह से बता रही हूँ कि आपके पूरे दिमाग में ये चीज़ पड़े कि कॉन्सेप्ट है क्या है। हमारा जो मेन मोटिव है वो कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, ना कि सिर्फ आपको रट्टेबाजी सिखानी है कि आप यूनियन कर लीजिए और इसका आंसर निकाल लीजिए। तो जो ए है वो एक यूनियन सेट की तरह काम कर रहा है क्योंकि V इज द सबसेट ऑफ ए, ठीक है, कर रहा है ना काम। देखिए क्योंकि ए ई आई ओ यू वो बी के इसके सबसेट है। क्लियर, क्लियर है बच्चों। आगे चले, आगे देखिए नेक्स्ट है हमारे पास में ए यूनियन बी। अब कुछ ऑपरेशंस, चलिए कोई नहीं, आगे देखिए। अब हम सीखेंगे कि ए यूनियन बी को हम वेन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ए यूनियन बी को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वेन डायग्राम में। क्लियर, देखिए मैंने अभी कहा कि लेट
ए इज इक्वल टू कुछ भी सेट आप कंसीडर कर सकते हैं। जब तक आप एग्जाम्पल नहीं लोगे आप सीख ही नहीं पाओगे, तो एग्जाम्पल तो लेने ही पड़ेंगे। 5, 6, 7, 8। क्लियर। बी सेट ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए जिसमें मैंने 6, 7 ले लिया है। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। क्लियर। 6, 7 नहीं लेना है तो कुछ और भी ले लीजिए साथ में, कोई ऐसी दिक्कत तो नहीं है। 9 ले लीजिए। ठीक है, अब ये रहा ए सेट। पहले हम इसको लग करके समझेंगे, फिर हम इसको कंबाइन भी करेंगे। क्लियर। ए सेट के अंदर है 5, 6, 7 एंड 8। क्लियर। और यहाँ पे 6 है, 7 है, 9 है। ठीक है, अब ये तो अलग अलग है ना, ये आपका ए सेट है और ये आपका बी सेट है। अब इसका यूनियन कैसे बनाएंगे? यूनियन में सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो भी इनकी कॉमन टर्म है वो लिखेंगे। यूनियन मीन्स इकट्ठा कर देंगे ना, उसको ओवरलैप करेगा एक दूसरे को, इकट्ठा कर देंगे। अब ए यूनियन बी में जो कॉमन टर्म है 6 है एंड 7 है। अब 6, 7 मैंने यहाँ पे लिख दी तो ए के पास में क्या बच गया? 5 एंड 8। ठीक है, और 6, 7 मैंने यहाँ पे लिख दी तो यहाँ पे क्या बच गया? 9। ठीक है, तो इसकी जो रिप्रेजेंटेशन होगी आपकी यूनियन की वो इस तरीके से होगी कि कॉमन भी आएंगे और जो लेफ्ट बच जाएगी एलिमेंट्स वो भी इसी के अंदर आएंगे। बच्चों समझ में आ रहा है यहाँ तक कि मैंने यूनियन को किस तरीके से लिखा है, कि आपको समझ में आ जाएगा कि वेन डायग्राम आखिर में बनेगा कैसे, किसका? यूनियन का। नेक्स्ट देखें, अब कुछ ऑपरेशंस हमें दे रखे हैं, जैसे कि कुछ लॉ होते हैं जो हमें डायरेक्ट अगर हमें पता होंगे तभी अच्छा है। वैसे तो प्रूव करके भी मैं आपको बताऊंगी कि कैसे इसका प्रूव करके इसका आंसर निकलता है, मतलब इसको प्रूफ जो लिखी है स्टेटमेंट सही है गलत है कैसे, उसको भी हम सीखेंगे। कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं हमारी या कुछ ऑपरेशंस हैं रिलेटेड टू द यूनियन। द फर्स्ट आता है कॉम्यूटेटिव आता है, फर्स्ट आता है कॉम्यूटेटिव। इसके अंदर क्या रहता है कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। ठीक है, ये रिजल्ट है, ये एक फॉर्मूला है कि आपको ये पता होना चाहिए कि अगर मैं ए यूनियन बी निकालूं या बी यूनियन ए निकालूं, दोनों का जो आंसर होगा इक्वल ही होगा। क्लियर। तो इसको कैसे आप समझेंगे कि ये रूल ठीक है, देखिए करके देख लेते हैं। ए ले लीजिए कुछ भी, जो भी आपको अच्छा लगता है। 1, 2, 3 लिया एंड बी चलो कुछ भी ले लीजिए। 4, 5 ले लें, 4, 5 ले लेते हैं। 4, 5 लेने के बाद ए यूनियन बी निकालो। अब मैंने बताया कि यूनियन में क्या आता है, सभी टर्म्स आ जाती हैं, कॉमन तो कुछ नहीं है, तो मतलब जो रह गया वो सब आ जाएगा। बन गया 1, 2, 3, 4, 5 ए यूनियन बी। इसी तरीके से आप बी यूनियन ए निकालो। आप बी को आगे लिखो या ए को आगे लिखो, कुछ फर्क पड़ेगा? यूनियन में कुछ फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसमें भी यूनियन आपका सेम आएगा। तो इसको सेटिस्फाई कर रहा है ना। तो ये जो चीज़ लिखी है ये रूल्स हैं आपके, आपको ये याद रखने हैं। कई बार ये जैसे डायरेक्ट अप्लाई करने पड़ जाए या मल्टीपल चॉइस में आ जाए, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। अगर आप बाई चांस भूल जाते हो तो आप इसको सॉल्व करके भी देख सकते हो, मैंने करके बता दिया है। क्लियर बच्चों। सेकंड है आपके पास में एसोसिएटिव लॉ। इसके अंदर क्या है? ए यूनियन बी एंड यूनियन सी। ठीक है, अब मैं बताती हूँ 3 टर्म्स का कैसे निकालते हैं। एंड ए यूनियन बी एंड बी यूनियन सी। अगेन ये एक रूल है जो कि हमें बताता है कि अगर हम इस तरीके से यूनियन निकालें किसी भी 3 टर्म्स का, तो उसका आंसर जो होगा आपस में इक्वल होगा। कैसे करेंगे देखिए। लेट ए कंसीडर कर लें फिर से कुछ भी, 1, 2, 3। क्लियर। बी मैं ले रही हूँ यहाँ पे 4 एंड चलो सी ले रही हूँ मैं यहाँ पे 5। क्लियर बच्चों। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है? ए यूनियन बी। देखिए अभी 3 टर्म्स आई हैं तो आपको लगेगा कि कंफ्यूजन होगा, बहुत सा मतलब बड़ा टफ लग रहा है, अभी तो 3 आ गया। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने करना क्या है, पहले इन 2 टर्म्स का यूनियन निकालना है, फिर जो भी यूनियन आएगा उसको हमने सी से निकालना है। बस जैसे कि पहले हम इसका क्या निकालेंगे,
सॉरी, हम पहले इसका क्या निकालेंगे, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी देखिए क्या आएगा, ए यूनियन बी वो आ जाएगा 1 2 3 एंड 4। क्लियर है बच्चों। अब क्या करना है कि ए यूनियन बी तो निकल चुका है, अब इसका यूनियन किससे निकालना है, सी से। अब इसको आप सी से कंपेयर करोगे, सी के साथ देखोगे, ये एक रिजल्ट आ चुका है, इसको आप सी से निकालोगे तो वो आएगा 1 2 3 4 एंड 5। क्लियर कि 1 2 3 4 5। अब उसके बाद में इसी के साथ हम किस तरीके से निकालेंगे, बी यूनियन सी। तो पहले हम निकालेंगे बी यूनियन सी। बी के एलिमेंट्स देखिए और सी के एलिमेंट्स देखिए, ये हम सभी के सभी लिख लेंगे, कॉमन तो दोनों में कुछ नहीं आ रहा है, जो बचते हैं वो भी हम यूनियन में लिख लेते हैं, ये एज ए यूनिवर्सल सेट काम करता है, तो इसको लिख लेंगे। अब यहाँ पे है ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू, चेक करें ए के अंदर क्या था, 1 2 3 था और इसमें 4 5 था, तो रिजल्ट आएगा 1 2 3 4 5। तो ये बोथ आर इक्वल, तो रिजल्ट सेटिस्फाई कर रहा है, इसको कर रहा है, क्योंकि मैंने देखा है कि दोनों तरफ से रिजल्ट जो आ रहा है 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5, इसका भी ये सेकंड रूल है आपका एसोसिएटिव लॉ। क्लियर है बच्चों, यहाँ तक समझ में आया आपको, यहाँ तक जो है आपको समझ में आया है। चलें आगे। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास में इसी का ही थर्ड लॉ चल रहा है, जो कि है लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट एंड फाई इज द आइडेंटिटी ऑफ यूनिवर्सल सेट। क्लियर मीन्स कि आपको ए यूनियन फाई निकालना, वी नो अबाउट द फाई। ठीक है, क्या था फाई, एक नल सेट था, पूरे तरीके से क्या था, खाली था। ठीक है, अब आप निकालिए। अब एक खाली सेट है जिसके अंदर कुछ भी नहीं है, ए ले लिया मैंने, सॉरी बी ले लेते हैं, चलिए बी लिखती हूँ मैं यहाँ पे, बी ऐसे लिख लेती हूँ फाई। ठीक है, मतलब फाई है, कुछ भी नहीं है, तो एक एलिमेंट आप कुछ भी लिख लीजिए, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, अब उसका यूनियन निकालिए आप, किसके साथ में, फाई के साथ में, फाई के साथ में। जब इस एलिमेंट के पास कुछ है ही नहीं है तो तुम कॉमन क्या लिखोगे और लेफ्ट टर्म क्या लिखोगे, तो इसका आंसर वही आएगा 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, तो क्या है कि अगर ए यूनियन फाई निकलेगा तो वो ऑलवेज इज इक्वल टू फाई ही रहेगा। आगे देखते बच्चों, नेक्स्ट क्या है हमारे पास में, नेक्स्ट है आइडम्पोटेंट लॉ। आइडम्पोटेंट लॉ में क्या है कि ए यूनियन ए, फोर्थ है ये हमारे पास में आइडम्पोटेंट लॉ, कि ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए। मतलब आप ए का ही यूनियन ए के साथ में निकालोगे तो वही रिजल्ट रहेगा, कुछ आएगा अलग नहीं आएगा। आप सपोज कर लीजिए कि लेट ए 1 2 एंड 3 एंड 4, तो यूनियन निकालिए इसका ऐसे 1 2 3 एंड 4। ठीक है, तो इसका आंसर भी क्या आएगा 1 2 3 4, तो वो होगा ना आपका ए के इक्वल। तो ये बन गया हमारा आइडम्पोटेंट लॉ। ठीक है, आइडम्पोटेंट लॉ। नेक्स्ट देखेंगे, ये मैंने इरेज कर दिया, इसको दोबारा से मैं लिख देती हूँ। क्या था, ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए। क्लियर है बच्चों, ये हो गया थर्ड, ये हो गया फोर्थ। आपका फिफ्थ कहता है लॉ ऑफ यू। लॉ ऑफ यू मीन्स की यूनिवर्सल। ठीक है, लॉ ऑफ यू मीन्स की यूनिवर्सल, यू को हम एज ए यूनिवर्सल सेट लिखते हैं। देन यू, ये जो है यू, इसको थोड़ा सा ढंग से लिखना पड़ेगा क्योंकि बोथ टर्म यू यू तो कंफ्यूजन रहेगा। तो हम क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट को थोड़ा सा बड़ा लिखेंगे। ठीक है, और जो यूनियन का सिंबल है वो थोड़ा सा छोटा लगा देंगे ताकि पता चल सके कि निकालना क्या है। और दूसरा है ए, तो ये किसके बराबर आएगा, यूनिवर्सल सेट के ही बराबर आएगा। आएगा ना जी, यूनिवर्सल सेट के बराबर। हमने अब करके बताती हूँ, लेट्स मैं यू कंसीडर कर लेती हूँ।
यूनिवर्सल सेट है ये 1 2 3 एंड 4। क्लियर। एंड उसी के तरीके से मैं ए कोई सपोज कर लेती हूँ, कुछ भी कर लीजिए, 1 2 एंड 3। ठीक है, ठीक है। अब देखिए आपको ऐसा नहीं करना है कि यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट जो हैं वो कम रखने हैं और ए के ज़्यादा रखने हैं, नहीं। अब जब नाम ही यूनिवर्सल सेट लग गया मतलब ए से भी बड़ा सेट है वो। ठीक है, इसका मतलब ये होगा कि ए इज द सबसेट ऑफ यू। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैंने जैसे यहाँ पे 4 लिखा है तो आप इसको लिख दोगे यहाँ पे कि मैम ने 5 क्यों नहीं लिखा, रकम टर्म क्यों नहीं बढ़ाई है, क्योंकि यूनिवर्सल सेट जो रहेगा वो बड़ा होगा एंड ए इज द सबसेट ऑफ द यूनिवर्सल सेट। ठीक है, इसकी वजह से हम उसको छोटा ही रखेंगे और ये कंडीशन सेट करेंगे कि ए जो रहेगा वो सब सेट होना चाहिए आपका यू का, इससे हम उल्टा नहीं चल सकते। तो फिर ए यूनिवर्सल सेट बन जाएगा, ए यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। तो हमारा यूनिवर्सल सेट बड़ा चाहिए, ए छोटा चाहिए। आप वो करिए जो कह रहा है कि यू एंड यूनियन ए निकालिए, क्या आएगा देखिए, जो कॉमन है वो लिख दीजिए 1 2 3 एंड 1 2 3 एंड 4। तो ये बन गया हमारे पास में एक यूनिवर्सल सेट के इक्वल। ठीक है, देखिए बच्चों ये आपके जो रिजल्ट हैं ये काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं। आपको सिर्फ इनको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको ये याद रखनी है कि कौन ये क्या क्या है। और ये मैंने आपको प्रूफ करके के बता दिए कि ये जो इन्होंने रिजल्ट दिए बिल्कुल सही दिए और इस तरीके से ये चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखें, चलें आगे। नेक्स्ट है हमारे पास में इंटरसेक्शन, अपोजिट ऑफ द यूनियन सेट। अपोजिट ऑफ द यूनियन सेट क्या सेट है हमारा, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन सेट डिनोटेड बाय उल्टा यू। क्लियर। इसके अंदर हम क्या लेते हैं, ओनली टेकिंग कॉमन टर्म्स, ओनली कॉमन टर्म्स को ही हम लेते हैं। ठीक है बेटा, ओनली टेकिंग कॉमन टर्म्स मीन्स कि जब भी हम दो सेट का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो जो सेम होगा वही हम यहाँ से उठाएंगे, बाकी का बाकी नहीं उठाएंगे। ठीक है, तो इंटरसेक्शन में हमारे पास में यहाँ पे है, जैसे कि सब फिर से एग्जांपल लेके आपको बताती हूँ कि लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 एंड 4 एंड बी इज इक्वल टू 2 एंड 3। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या बनेगा, ए इंटरसेक्शन बी बनेगा, ओनली हमको कॉमन टर्म ही उठानी है जो कि 2 3 2 3 2 3 है। तो ये इंटरसेक्शन है हमारा कि ए इंटरसेक्शन बी में क्या आता है, सिर्फ कॉमन टर्म आती है, और ए यूनियन बी में क्या आ जाता है, कॉमन टर्म के साथ साथ जो ए के रह जाते हैं वो भी हमें एलिमेंट लिखने पड़ते हैं और जो बी के रह जाते हैं वो भी सारे के सारे एलिमेंट हमको लिखने पड़ते हैं। क्लियर बच्चों। नेक्स्ट देखिए, अब हम इसी इंटरसेक्शन को सीखेंगे आपके वेन डायग्राम में, क्योंकि वेन डायग्राम ही हमें अच्छे से समझना है कि वेन डायग्राम में इंटरसेक्शन को हम कैसे लिखेंगे। तो देखिए फिर से वही करेंगे, पहले ए के एलिमेंट लिख लेते हैं 1 2 एंड 4, बी आएगा यहाँ पे। ठीक है, 5 2 6 4 एंड 1। क्लियर। यहाँ पे बना लीजिए ए का, ए के एलिमेंट लिख लीजिए 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ पे बी के एलिमेंट्स लिख लीजिए, बी थोड़ा सा बड़ा है क्योंकि उसके एलिमेंट एक ज़्यादा है। ठीक है, तो ये बनेगा 5 2 6 4 एंड 1। अब देखिए इसके बीच में इन दोनों का क्या निकालना है हमें, इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन में क्या करेंगे, ओवरलैपिंग देखिए होगी तभी हमें पता चलेगा ना कि यूनियन निकला है या फिर इंटरसेक्शन निकला है। तो ये जो हमारा जो पोर्शन होता है ये ओवरलैपिंग का, इसमें सिर्फ हम कॉमन टर्म्स लिखते हैं जो कॉमन होगी, जो ए के पास भी है और बी के पास भी है, और जो पीछे रह जाती हैं कि ए के पास जो रह गई हैं वो यहाँ पे आती हैं, जो बी के पास रह जाती है वो यहाँ पे आती है। क्लियर बच्चों। तो देखिए कॉमन क्या है, 1 कॉमन है, तो 1 हम कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। अच्छा 2 भी कॉमन आ रहा है, 2 भी कॉमन है, 2 भी यहाँ पे लिख दीजिए। और कॉमन आ रहा है 4 इधर भी है इधर भी है,
बाकी कुछ भी नहीं है जो कॉमन है। तो यहाँ पे जो ए के पास जो रह गया था, जैसे ये ए के है 1 2, ये ए है हमारे पास में और ये बी है, तो उसके 1 2 4 ऐसी टर्म है जो बी के पास भी है, तो वो यहाँ पे आ जाएगी, कॉमन एरिया में आ जाएगी। पीछे रह गया अकेला 3, जो सिर्फ बचता है कॉमन नहीं है, वो थोड़ा सा अलग है, वो इनके साथ मिक्स नहीं हो रहा है। तो आगे बी के पास में जो है 5 है एंड 6 है, ये भी दो जो टर्म है वो इसके साथ मिक्स नहीं हो रहे, सिर्फ 1 2 3 4 ही है जो आपकी क्लास 9th और 10th के क्या हैं, अच्छे फ्रेंड हैं, जो कि यहाँ पे बैठे हुए हैं। ठीक है, इंटरसेक्शन समझ में आया। तो अब हम इसको उसमें वेन डायग्राम में अगर हम इसको सिंबल से बताएंगे कि कैसे बना, तो ये शेडेड जो पोर्शन है इसको हम बताएंगे ये क्या है, हमारा इंटरसेक्शन है। ये जो शेडेड पोर्शन है यही इंटरसेक्शन को बताता है कि ये जो पार्ट है ये कॉमन है, वो ए के पास में भी है और एज वेल एज बी के पास भी है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे बच्चों आगे क्या है। अब इसकी भी प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे मैंने आपको यूनियन सेट की करवाई हैं, सेम एज इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, वैसी ही हैं, बट रिजल्ट कुछ होंगे। पहले जैसे कम्यूटेटिव आ गई है, एसोसिएटिव आ गई है, आइडेंटिटी में आ गई है, आइडेम्पोटेंट में आ गई है, तो ये सभी वैसी चलेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव भी है इसमें, तो सभी वैसी चलेंगी, बस आपका साइन का फ़र्क पड़ेगा। तो फर्स्ट आती है कम्यूटेटिव में। कम्यूटेटिव में हमने यूनियन में पढ़ा था कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, तो इसमें वैसे करेंगे कि ए इंटरसेक्शन बी एंड इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। ठीक है, अब मैं इसको प्रूव करके भी आपको बता देती हूँ। ए इज इक्वल टू हम ले लेते हैं कुछ भी 1 2 3 एंड 4, फिर बी में मैं ले रही हूँ ओनली 2 एंड 4। तो अब ए इंटरसेक्शन बी, मतलब कि ए इंटरसेक्शन बी कैसे निकलेगा, जो भी इसकी कॉमन टर्म होंगी वही हमें यहाँ पे लिखनी है। यूनियन के अंदर सबसे पहले हम कॉमन टर्म्स लिखते थे, और जो ए सेट में रह जाती थी, बी सेट में रह जाती थी, वो भी हम सभी के सभी एलिमेंट उस पर लिखते थे। तो यहाँ पे आएगा 2 4। उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे बी इंटरसेक्शन ए निकालूं तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? बी इंटरसेक्शन अगर मैं ए निकालूं तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, क्योंकि आगे लिखी है पीछे लिखी है, इंटरसेक्शन में तो कॉमन टर्म ही आ रही है जो कि 2 4 है। तो क्या ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है? देखिए बिल्कुल सही उसने बताया किस तरीके का अगर हम लिखेंगे तो ये रूल सेट है। तो आपको ये रूल याद रखना है कि जब भी दो इस तरीके के इंटरसेक्शन होंगे, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट है आपका एसोसिएटिव लॉ है। इन द केस ऑफ द एसोसिएटिव लॉ में हमेशा 3 टर्म्स आती हैं, जैसे कि हमने पीछे भी करी थी। ए इंटरसेक्शन, पहले ए बी का निकालेंगे, फिर इसी का इंटरसेक्शन हम किसके साथ निकालेंगे? सी के साथ निकालेंगे। और अगर मैं इसी को लिख दूं कि ए अलग से एंड बी इंटरसेक्शन सी, तो ये जो दोनों रिजल्ट है आपस में सेम है। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन को आप खुद करके देखना, क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ ये जो रूल है इसको प्रूव करके देखना कि सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आ रहा होगा तभी मुझे बताना, नहीं आ रहा होगा तभी मुझे बताना। कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, अब हमारे पास में सॉरी सेकंड था ये, हाँ चलो कोई नहीं, नंबर 3 पे आ जाएगा हमारे पास में लॉ ऑफ फाई एंड यू। ये मिक्स में है दोनों, कि दोनों को उन्होंने साथ में इन्होंने हमें बता दिए कि लॉ ऑफ फाई क्या है, नल सेट है, यू एज ए यूनिवर्सल सेट है। तो फाई के अंदर हमारे पास में रिजल्ट दे रखा है, तो फाई इज इंटरसेक्शन ए। अब ध्यान से समझिएगा, रिजल्ट इज फाई। इंटरसेक्शन के केस में हमें कॉमन टर्म चाहिए होती है, मतलब जो ए के पास भी है जो बी के पास भी है उसकी कॉमन टर्म उठा लेंगे। लेकिन फाई तो नल सेट है, नल सेट है, इसके पास तो कुछ भी नहीं है, तो रिजल्ट में कॉमन क्या आएगा? कुछ भी नहीं आएगा। तो रिजल्ट भी क्या आएगा? नल सेट आएगा। क्लियर बच्चों? रिजल्ट भी क्या आएगा? नल सेट आएगा, क्योंकि कॉमन टर्म जब हम ढूंढने जाएंगे तो फाई के पास तो कुछ भी नहीं है, ए के जो एलिमेंट भी है बट कॉमन कुछ नहीं निकलेगा, तो रिजल्ट इज फाई। उसी तरह से हमारे यूनियन में भी है, यूनिवर्सल में भी है, यूनिवर्सल इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए।
चलो इसको करके देख लेते हैं। यूनिवर्सल सेट मुझे ए से थोड़ा बड़ा रखना है क्योंकि वो उसका सब पार्ट होता है ए, ठीक है, पता है हमें। चलो सो ऑन कर दिया, क्लोज कर दिया। ए मैंने ले लिया यहाँ पे 2 और 4, ठीक है। अब आपको पता है कि इंटरसेक्शन में क्या लेते हैं हम, कॉमन टर्म लेते हैं। कॉमन टर्म क्या आएगी, 2 और 4, 2 और 4, तो बाकी की तो नहीं आएगी, तो रिजल्ट में क्या आएगा, ए। रिजल्ट में क्या आएगा, ए आएगा। अब इसी के साथ हमारा इसका फोर्थ पार्ट में दे रखा है कि ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए। अब हमें इंटरसेक्शन ए से ही निकालना है, तो देख लीजिए ए मैं ले रही हूं 1 2 3 और 4 एंड इंटरसेक्शन अगेन जो ये इसके एलिमेंट है वही तो एक ही होंगे, सी भी तो बोला है, अलग तो बोला नहीं है। अलग होता तो किसी और अल्फाबेट से उसको डिनोट करते, ठीक है ना। तो यहाँ पे आएगा आंसर इसका 1 2 और 3 ए, जो कि ए के ही इक्वल होगा। तो ये हमारा फोर्थ रूल है। क्लियर बच्चों, ठीक है। लास्ट देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, यही कहते हैं इसको, बाय यूनियन का भी और इंटरसेक्शन दोनों का मिक्स करके बना एक रूल, ये इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। तो रिजल्ट है हमारे पास में, इसको पूरा करके ही देखना पड़ेगा क्योंकि बिना करे तो आएगा ही नहीं। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी is equal to A intersection B and union A intersection C। क्लियर बच्चों, क्या था कि A इंटरसेक्शन B यूनियन C होगा, मतलब कि B यूनियन C को आपने इंटरसेक्शन निकालना है A के साथ में, तो उसका रिजल्ट रहेगा इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B एंड यूनियन A इंटरसेक्शन C। तो ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये बार बार पूछा तो क्या मैं बोलूं, पूछा जाता है कि नहीं, बट ये इम्पोर्टेंट है हर पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अब इसको हम प्रूव करके देखते हैं कि सही कह रहे हैं या कुछ गड़बड़ तो नहीं है। लेट ए इज इक्वल टू क्या लू, 1 2 3 और 4। बी सेट ले लीजिए 5 और 6, क्लियर। सी सेट ले लीजिए 1 6 और 5, ठीक बच्चों। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, ए यूनियन, ये वाला सॉल्व करते हैं लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में है बी यूनियन सी, तो वी नो अबाउट द यूनियन, ठीक है। यूनियन में क्या निकलता था जी, कॉमन टर्म्स लिखते थे पहले हम, और जो रह जाती थी वो भी लिख देते थे। तो बी ये है और सी ये है। देखिए कॉमन क्या है, पहले तो कॉमन लिखिए। कॉमन क्या है, 5 है दोनों में से, इसके पास भी है इसके पास भी है, ठीक है। 6 है दोनों में कॉमन, और जो रह जाती है वो है 1, ठीक। अब आता है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, मतलब कि अब आपको इसके और इसके बीच में क्या निकालना है, इंटरसेक्शन निकालना है। तो इंटरसेक्शन में क्या आती है, ओनली टेकिंग कॉमन टर्म्स। तो वी नो कि कॉमन टर्म्स क्या दिख रही है मुझे यहाँ पे, 1 इसके पास भी है 1 इसके पास भी है, तो टेकिंग ओनली 1। क्लियर, ये थी हमारी लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड में अगर हम देखें तो राइट हैंड साइड में अगर मैं देखूं, यहीं पे मैं नीचे कर रही हूँ, वहां पे जगह थोड़ी सी कम रह गई थी तो यहीं पे कर रही हूँ। राइट हैंड साइड में सबसे पहले मुझे क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी में मुझे क्या लिखना है, कॉमन टर्म। तो ए इंटरसेक्शन बी में तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, ध्यान से देखिए, कुछ कॉमन आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है, ना 1 है ना 4 है, तो ये खाली रहेगा। अगर खाली नहीं लिखना है तो यहाँ पे आप लिखोगे कि ए इंटरसेक्शन क्या है, एम्प्टी सेट है, नल सेट है, डिनोटेड एज अ 5। क्लियर बच्चों। अब उसी तरीके से मुझे निकालना है ए इंटरसेक्शन सी। क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन सी। तो ए इंटरसेक्शन सी में देखिए क्या क्या कॉमन आ रहा है, इसमें 1 कॉमन है,
बाकी कुछ भी नहीं है, सिर्फ ओनली 1 जो कि कॉमन है, जो ए के पास भी है और सी के पास भी है। आप इन दोनों का क्या निकालेंगे, यूनियन निकालेंगे, ए इंटरसेक्शन बी एंड यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, तो 5 यूनियन 1, तो आंसर इज 1। तो इज इक्वल टू हुआ ना इसके, आपकी थ्योरम जो आपका रूल दे रखा था वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि इसका आंसर भी 1 आ रहा है और इसका आंसर भी 1 आ रहा है। ठीक है बच्चों, समझ में आया यहाँ तक किस तरीके से हमने इसको 1 निकाला है। ठीक है, चलिए अब आगे जो है हमें वेन डायग्राम दे रखा है इसी से रिलेटेड कि V यूनियन C कैसे निकालेंगे, A यूनियन B कैसे निकालेंगे। जैसे 3 टर्म्स दे रखी हैं तो 3 टर्म का कैसे निकालेंगे, ये भी बहुत ही रहता है समझने में। तो देखिए बड़ा इजी है, पहले तो आपको यूनियन का ही सीखना है कि जब A यूनियन B निकालेंगे तो दोनों के दोनों जो सेट होंगे वो हमारे इस तरीके से लिखे जाएंगे, मतलब ये सारे के सारा पूरा फुली फिल्ड हो जाएगा यूनियन के केस में। पहले कॉमन तो आएंगे ही आएंगे और जो कॉमन रह जाएंगे वो भी आ जाएंगे। ठीक है, अब इसी के साथ अगर मुझसे पूछा जाए कि 3 सेट है, जैसे कि एक सेट ए है, एक सेट बी है, एक सेट सी है। क्लियर, एक सेट ए है, एक सेट बी है और एक सेट जो है वो सी है। दोबारा से बना के बताती हूँ, ये मैंने ले लिया आपका ए, फिर ये मैंने ले लिया बी और ये ले लिया मैंने सी। ठीक, अब इस केस में ये वाला जो आपका अंदर वाला जो पोर्शन रहेगा, जो मैंने रेड कलर में किया है, यहाँ पे ध्यान से इसको देखिए, ये जो मैं रेड कलर में कर रही हूँ, आपको यही तो समझना है कि बात है क्या सारी, क्योंकि ये थोड़ा सा मुश्किल है, मुश्किल भी नहीं है पर थोड़ा सा समझना है आपको ध्यान से बस। तो ये जो रेड मैंने करा है, ठीक है, बताती हूँ क्या है ये, एक रेड कर देती हूँ। ठीक है, एक हम कर देते हैं ब्लू कलर। चलिए ठीक है, एक हम अलग कोई कलर कर लेते हैं ताकि अच्छे से आपको समझ में आ सके। पिंक, पिंक कर देते हैं। चलिए, ये देखिए, तो बच्चों अभी हमें ये समझना है कि वेन डायग्राम में ये रेड वाली जो लाइन है वो क्या है, आपकी जो पिंक वाली है वो क्या है और ब्लू वाली है वो क्या है। देखिए ये मेरे पास में ए है, ये बी है और ये सी है। ये जो रेड वाली लाइन है इसका ये मतलब है ये वो वाले एलिमेंट हैं जो ए के पास भी है और बी के पास भी है और सी के पास भी है। मेरी बात समझ में आ रही है कि ये जो वाला पोर्शन है हमारा, ये वाला जो पोर्शन है ये हमारा ए के पास भी है, बी के पास भी है और सी के पास भी है। ठीक है, और ये जो ब्लू वाला जो पोर्शन है हमारे पास में, ये वाला जो ब्लू वाला पोर्शन है ये किस किस के बीच में है, हमारे ए एंड सी के बीच में। किसके किसके बीच में कि ए इंटरसेक्शन सी। ये जो ब्लू वाला, ये ए बी सी का क्या मीनिंग है, रेड का है इसका एरिया, और इसका मतलब है कि ये एलिमेंट ऐसे हैं जो ए के पास भी हैं, बी के पास भी हैं और सी के पास भी हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो ये पिंक वाला जो एरिया मैंने बताया है इसका मतलब है कि ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। और ये ए बी सी वो वाले हैं जो वो एलिमेंट हैं जो आपके ए के पास भी हैं, बी के पास भी हैं और सी के पास भी हैं। ठीक है बच्चों, आई होप आपको थोड़ा सा भी समझ में आया होगा। जब हम इन क्वेश्चंस को अच्छे से करेंगे वेन डायग्राम के, तब आपको बहुत डिटेल में मैं समझाऊंगी कि ये मैंने निकाला कैसे। वैसे अभी भी मैंने डिटेल में ही बताया है, पर फिर भी अगर कुछ भी कमी रह जाएगी तो वो नेक्स्ट सेशन में आपकी पूरी हो जाएगी। आपको सिर्फ ये सीखना है कि इंटरसेक्शन का क्या मीनिंग है, यूनियन का क्या मीनिंग है और वो निकालते कैसे हैं और उनकी प्रॉपर्टीज हम किस तरीके से पढ़ते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। लर्न स्मार्ट विद अशोक बकारिया के चैनल से मैं आपको पढ़ा रही हूँ। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा।
मेरी कोशिश यही है कि जितना भी मैं आपको इजीली और कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करा सकूं, ताकि आपको इन फ्यूचर अच्छा रहे आपके लिए। तो आपने करना क्या कि चैनल को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और ऐप को भी डाउनलोड करना है, ताकि आपको और वीडियोस मिल सके और आप अच्छे से अपनी पढ़ाई कर सके। थैंक यू।